देखिए क्या होता है, कहने का मेरा मतलब ये है कि सारी चीजें एमोन का मतलब क्या होता है, ये तुलनात्मक प्रश्न होते हैं। जैसे 12 व्यक्ति 9 दिन में किसी काम का आधा कर रहे हैं और 5th कर रहे हैं, तो उसी काम को 6 व्यक्ति 7 दिन में 4 घंटे में कितना करेंगे, तो कंपैरिजन हो रहा है ना, उसी काम को कुछ और कर रहे हैं, उसी काम को हम लोग कर रहे थे। तो जैसे जैसे तुलनात्मक प्रश्न होते हैं ना, जैसे मान लीजिए एमोन का मतलब मैन आदमी, कितने आदमी थे, एमोन W1 वुमेन, T1 मतलब T1 D1 का मतलब डे, T1 का मतलब टाइम, मतलब जितने भी चीज रहे सब चीज ऊपर छापते जाओ बराबर M2 W2 D2 T2 कितने दिन में करेंगे। अपन क्या लिखते हैं हम लोग, वर्क W1 W2। देखिए इतने सारे तो इस क्वेश्चन में है नहीं, हम देखो कुल मिला के काम करना है आपको हर एक चीज को ऊपर लिख देना है, काम को नीचे लिखना होता है, वर्क को। आगे बात समझिए, हम लोग वर्क को नीचे लिखते हैं, तो जब हम लोग वर्क को लिखते हैं, देखिए 12 व्यक्ति थे, मतलब एमोन की जगह पे क्या, देखो एमोन D1 की रटने वाला चीज नहीं है। आप एक काम करो, जितनी भी चीजें सब ऊपर लिखो, काम को हमेशा क्या रखो, नीचे रखो, बस बात खत्म होती है। तो 12 व्यक्ति थे, कितना काम कर रहे हैं, आधा कार्य कर रहे हैं, ये काम है ना, ये नीचे जाएगा, कितने दिन में कर रहे हैं, 9 दिन में, तो 12 गुणे आधा का मतलब 1 बटे, तो बराबर में क्या बोला है भाई, कितने व्यक्ति हमें नहीं पता, हम यहाँ पे x मान लेते हैं कि मान लिया x व्यक्ति 6 दिन में उसी कार्य को, मतलब कंप्लीट कार्य करने की बात कर रहा है, पूरा काम एक रहा, पहले आधा हुआ था, कितने दिन में करेंगे, देखो 6 से कितनी बार, 2 बार, ठीक है, 9 दूनी 18, ये नीचे तो है ना, ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा, बहुत खतरनाक तरीके से कार्यक्रम हो रहा है इसका। ये बात होती है। आगे बात समझो, तो कभी भी M1 D1 टाइप के क्वेश्चन बने तो हमको काम को नीचे लिखना होता है, ना कि और भी चीजों को, किसी भी चीज को नहीं लिखना। यदि P रेशियो Q मतलब P अनुपात Q बराबर 5 अनुपात कितना है, 6 है, तथा R अनुपात Q 25 अनुपात 9 है, तो P अनुपात R का अनुपात क्या होगा, बना है, नहीं बना है, ठीक है, आइए देखते हैं इसको। देखिए बोला है कि P रेशियो Q, ये बोला है 5 अनुपात 6, ठीक। R अनुपात Q के बारे में बात किया गया है, R अनुपात Q ये बराबर है 25 अनुपात 9। तो आपसे पूछा है ये वाला पार्ट है ना, P अनुपात Q कितना होगा। अब मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, P अनुपात Q 5 अनुपात 6, R अनुपात Q 25 अनुपात 9, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बात हमको आप बताने का प्रयास करिए, यहाँ पे Q का अनुपात कितना था, यहाँ पे Q का अनुपात 9। जब एक ही प्रश्न की बात हो रही है तो यहाँ पे Q का अनुपात 6, यहाँ पे Q का अनुपात 9, ये तो गलत बात, ये बराबर होना चाहिए ना। अगर Q का मान यहाँ 6 है तो यहाँ भी 6 हो, या फिर यहाँ 9 है तो यहाँ भी 9 हो, तो हम इसको बराबर करेंगे। तो इसको बराबर करते समय हमको सावधानी बरतना है कि भाई हम किसी भी नंबर से इसमें गुणा भाग कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बताओ अगर हम ऊपर 3 से गुणा करें तो 36 और नीचे अगर मैं 2 से गुणा कर दूं तो 9 दूनी 18, तो Q बराबर हो जाएगा। लेकिन एक बात हमको ध्यान देना होता है कि जब भी हम रेशियो से गुणा करते हैं तो केवल इधर नहीं करते, हम लोग इधर भी करते हैं, ठीक है। हम लोग दोनों तरफ रेशियो से गुणा करेंगे, ना कि केवल एक तरफ करेंगे, दोनों तरफ है ना। तो हम क्या कर रहे हैं कि चलो भाई जब हम 3 से गुणा करेंगे तो हम 5 में भी करेंगे, 3 से गुणा केवल यहाँ पे नहीं करेंगे, अगर हम यहाँ पे गुणा कर रहे हैं तो इधर भी करना पड़ेगा, ये बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी।
हम इधर करेंगे तो देखिएगा 3 बचे कितना 15 अनुपात 18 और यहाँ पे किससे किया गया था भाई 2 से तो 25 दूना 50 अनुपात 18। तो ये जो चीजें थी बराबर दिख रही थी। तो अब देखिए जो नया भाई अब ये जो नया रेशियो बन के हमारे सामने आया है p का अनुपात 15 है q का 18 r का 50 q का मैं लिख दूं क्या फिर से ये वाली चीज समझ रहे हो ना ठीक है। अब हमसे पूछा था कि p अनुपात r अरे भाई p का मान कितना 15 तो p का मान है 15 p अनुपात r के बारे में बात किया तो p का मान आपने बोला भैया 15 r का मतलब कितना 50 r का मतलब हो गया 50 5 से काटी कितनी बार में 5 का मतलब कितना 3 अनुपात 10 3 अनुपात 10 ऑप्शन नंबर है ना। इस प्रकार से हमको बैलेंस करना पड़ेगा। अगर ये बराबर होते जैसे क्यों क्यों अगर बराबर पहले से होते तो हमें कुछ करने की जरूरत ना पड़ती हम डायरेक्ट बना देते। हाँ बोला है कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 4:3:2 है। यदि त्रिभुज का परिमाप 63 सेंटीमीटर है तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगी। ठीक है ये बताना था ठीक है। अब क्या होता है कि इसको अगर हम लोग डायरेक्ट यहाँ से कटिंग कर दिया जाए एक सर्कल का शेप बन जाएगा आगे की बात समझिए। लेकिन जब इसी को हम लोग इस प्रकार से करते हैं ना इस प्रकार से कटिंग बनाते हैं यहाँ से और इस प्रकार से तो यहाँ पे पैराबोला बन जाता है फिर हाइपरबोला इसी प्रकार से तमाम तरीके की कटिंग करके यहाँ से निकलती है। लेकिन ये जो फार्मूले बनते हैं ना सबसे ज्यादा फार्मूला कमरे का एग्जांपल लेके हम लोग बना देते हैं कमरे से। उसके बाद जो चीजें डिफिकल्ट होती हैं वो प्लेट वगैरह बहुत सारी चीजें एग्जांपल के तौर पे तो फिर आपके मन में ऑटोमेटिक चलेगा अच्छा ये फार्मूला ऐसे बनता है जब तक इसके तब तक नहीं जाएंगे। हाँ बहुत अच्छा है आपने लिखा है अगर याद है तो बड़ी अच्छी बात है लेकिन इससे काम बहुत ज्यादा देर तक चल नहीं पाएगा। ठीक है फिर अभी आप ज्योमेट्री में रखना शुरू कर देंगे आपको बेसिक अप्रोच पे जाना पड़ेगा। हम बात करेंगे आपको चैप्टर वाइज बात करेंगे। फिलहाल एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 4:3:2 है। यदि त्रिभुज का परिमाप 63 सेंटीमीटर हो तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या है। अभी आपके पास फार्मूले सारे हैं लगभग आपने 46 फार्मूले लिखे तो उसमें से लगा के बताइए। मेन मुद्दा है ना कि आपको लगेगा कैसे अगर आपके कोई फार्मूले लग रहे हो तो बताएं। देखिए सबसे बड़ी भुजा की लंबाई के बारे में बात किया है ना। सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगी ये बात आपने कही है। तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई बराबर क्या होता है त्रिभुज का परिमाप त्रिभुज का परिमाप गुणे 4 अनुपात भुजाओं का अनुपात भुजाओं के अनुपात का योग। ये तो ऐसे ही आपकी समझाने के लिए हमने लिख दिया ऐसा लिखना नहीं होता आप डायरेक्ट लिखिए 63 गुणे 4 डिवाइड बाई भुजाओं के अनुपात का योग। अनुपात कौन कौन सा है ये 4 3 7 2 9 9 7 63 7 4 ठीक है। बोला है कि दो संख्याओं 16 तथा 20 के महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक का अनुपात क्या होगा। ये तो बन जाना चाहिए ना कितना आ रहा है 1:20 ये हो जाना चाहिए। एक काम करना नहीं चल रहा है तो आप 16 का और 20 का लघुत्तम निकाल लेना एक बार महत्तम निकाल लेना
ठीक है, हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। दिए गए बार चार्ट में 7 क्रमागत वर्षों y1, y2, y3, y4, y5, y6 तथा y7 के लिए व्यय से, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, व्यय से, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, व्यय से राजस्व के अनुपात को दर्शाया है। ठीक है, y1 0.80। अब देखिए बात ये होता है ना कि किसके बारे में बात किया जा रहा है, अभी सभी ईयर के बारे में बात कर दिया है। नीचे दिए गए बार चार्ट में y1 से y7 के लिए व्यय से राजस्व का अनुपात दिया गया है 0.80, 0.75, y1, y2, y3, y4 इस प्रकार से होता है। अब ये बोला है कि लाभ प्रतिशत किस वर्ष के लिए न्यूनतम है, सबसे कम लाभ किस साल हुआ है, ये बात पूछा गया है आपसे। अच्छा, सबसे कम लाभ किस साल हुआ है, अब ये क्वेश्चन कैलकुलेटिव बन गया। कैलकुलेटिव इसलिए बन गया है बहुत आसान, समझ में बिल्कुल प्रॉपर आ जाएगा, लेकिन जानबूझ के सिंपल होने की वजह से थोड़ा बड़ा स्टेप बना दिया। तो मैं आपसे ये बोलना चाहता था कि आपसे न्यूनतम किस साल का पूछा है। ऑप्शन में दिया है A7, ऑप्शन Y7, ऑप्शन C Y3, ऑप्शन B Y4 और निर्धारित नहीं किया जा सकता। भाई ऐसी बात तो है नहीं कि निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि आंकड़े ऊपर नीचे है तो निर्धारित तो होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी तो बचता नहीं। लेकिन मेरी बात को अगर ध्यान से समझिएगा तो यहाँ पे y1 से लेके y हम सातों साल का क्यों निकालें, हमें पता है कि ऑप्शन में सिर्फ 3 नंबर आपके सामने दिख रहे हैं। इसका अगर हम चेक कर लें, y3 का चेक कर लें और y4 का चेक कर लें, बाकी हम क्यों चेक करेंगे, फालतू समय वेस्ट होगा कि नहीं होगा। वैसे ही टाइम टेकिंग क्वेश्चन बना दिया है। तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए की ओर चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए, हमको 3 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, 1 2 3 तीनों से तुलना करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए का मतलब क्या, y7। अच्छा, y7 के बारे में अगर हम आपसे बात करें तो व्यय से राजस्व या फिर ऐसे कर लेते हैं ना, व्यय से राजस्व का अनुपात का मतलब यही तो हुआ कि व्यय अनुपात राजस्व। ठीक है, तो व्यय से राजस्व का अनुपात। अच्छा, व्यय का अनुपात कितना दिया है भाई, व्यय से राजस्व का अनुपात y7 में 9.6। तो एक काम करते हैं, अगर मैं इसको क्या कर दूं 96 लिख दूं तो ये 100 हो जाएगा। ठीक है, तो गुणा कर दीजिए ना, तो वही तो हो जाएगा। बेसिक है ना, गुणा कर सकते हैं। अगर हम इसको काटें तो ये कितनी बार में 24 और ये कितना 25 400। ठीक है, तो व्यय आप कितना कर रहे हैं 24। अच्छा, राजस्व का मतलब व्यय और लाभ दोनों, तो ये 25 मिल रहा है, कितने का फायदा हुआ, एक का फायदा हुआ है 25 पे, तो 100 पे कितने का 4। मतलब एक बात हमको समझ में आ गई सर कि y7 के संदर्भ में अगर बात किया जाए तो हमको 4% का प्रॉफिट हो रहा है y7 वाले में। ठीक है, हम अब ऑप्शन नंबर बी चेक कर लेते हैं जल्दी से। ऑप्शन नंबर बी देखो, अब दिमाग आपका ये बोलता है, पर हमने तो समझाने के लिए सब लिखा ना राजस्व में, मुझे करना होता तो हम यहाँ पे लिख रहे होते, डायरेक्ट छाप रहे होते, जल्दी से निकाल लेते। इसी प्रकार से मैं ये राजस्व में नहीं लिख रहा हूँ, हम y3, चलो हम yb चेक करते हैं। yb 90 अनुपात 100 आगे के बात में, तो ये कितना हो जाएगा, कितने का फायदा, एक का किस पे 100 पे कितना 10% है। ठीक है, चलिए हम आप केवल एक ऑप्शन और चेक करना है। ऑप्शन नंबर सी कितना है भैया, y3 84 अनुपात 100, काटोगे कितना आ जाएगा, 4 से काट लिया जाए 21 अनुपात 25, कितने का फायदा 4 का किस पे, तो 100 पे कितना 25 चौको 100, 4 चौक 16।
अब यही तीनों चेक करना था, मैं तीनों चेक कर लेंगे भाई, इतना ज्यादा नहीं पूछता, ये जान उसका कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बनाया है। अब देखो हम जब y7 का चेक कर रहे थे तो हमको 4% का फायदा हो रहा था, हम y कौन था y4 है ना, y4 चेक कर रहे थे तो 10% का फायदा, और यहाँ पे लास्ट में हम y3 का चेक कर रहे थे तो 16% का फायदा। क्वेश्चन में ये पूछा है कि लाभ प्रतिशत किस वर्ष न्यूनतम हुआ, न्यूनतम होने का मतलब किस वर्ष सबसे कम हुआ, किस वर्ष सबसे कम हुआ भाई y7 केवल 4%, इधर 10 इधर 16, तो सबसे कम y7 में हुआ है और y7 में यहाँ पर कम जाता है। अब देखो कल आपने क्लास करी थी तो हमको राजस्व के बारे में बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ी, आप ऑटोमेटिक समझ गए राजस्व, तो धीरे धीरे स्पीड बन जाएगी, आपको बहुत सारी चीजें समझ में आनी शुरू होगी। कितना है 25% है आपका। ऐसे ही कुछ ऐसे ही ना, ऐसे 160 से करती है, ऐसे 120 उसे 160 बना लिया, ऐसे 120, इसके बाद अनुपात निकालिए तो फाइनली 40 बटा 160 बटे 100 यही होगा ना लास्ट में तब ये 1/4 बटे 100 किए हैं सर अंदर। अच्छा अनुपात का 25 देखो भाई ध्यान से, एक वस्तु का अंकित मूल्य को हम लोग क्या बोलते हैं, एमआरपी या एमपी, एमपी या एमआरपी इसी को बोलते हैं। क्रय मूल्य से 60% अधिक है, क्रय मूल्य का मतलब सीपी, मतलब अगर सीपी 100 रुपए थी, एमपी कितना 60% ज्यादा है ना, तो 160, यदि वस्तु को 20% के लाभ पे बेचा गया, लाभ और हानि किस पे, सीपी पे, क्रय मूल्य पे, तो 100 रुपए के खरीद के 20% लाभ चाहिए, इसका मतलब एसपी मतलब विक्रय मूल्य कितना 120 रुपए, तो छूट प्रतिशत कितने की, अरे 160 रुपए की चीज आप कितने में दे दी 120 में, कितने का छूट दिया आपने 40 का, 160 में 40 का छूट आप दे रहे हैं तो कितने % का दे रहे हैं 100 बराबर कितना 25%। ठीक है, तो एमपी पे छूट दिया गया है इस बात में। एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन 1233 सेंटीमीटर क्यूब है, यदि शंकु की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तो इसके आधार की त्रिज्या क्या होगी, ये आपको अलग से हो जाएगा, उसमें होगा जरूरी फार्मूला है, दो हम बताते हैं बहुत सारा। इसको छोड़ दो तुम, ये है तो 37 नंबर तक, 37 नंबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच लिखा है ना, हाँ हाँ लेकिन सर ये निकालना पड़ेगा। देखो मैं आपसे ये बोल रहा था, लगेगा कुछ लगेगा, परेशान मत होइए, कैसे लगेगा हम बता रहे हैं ना, उसमें एक बात लिखी गई है कि लंब शंकु का आयतन आपको बताना है, ठीक है, और शंकु का आयतन कितना है भैया 24, शंकु का आयतन कितना है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है,
कोई दिक्कत की बात नहीं सर, हम लिखेंगे 1/3 पाई का मान कितना होता है 22/7 आर स्क्वायर। एच कितना है लंबाई दिया गया है 24 सेंटीमीटर। अच्छा सर को कहा था कितना दिया गया है क्वेश्चन में, तो इसके जगह पे मैं छाप दूं 1225 लगा के नहीं लगा, उसके जगह पे इसको रख देंगे क्योंकि आयतन हमको पता था हमारे लिख दिए। तो इसके आधार की त्रिज्या का मतलब किससे डिनोट करते हैं, आर से ही ना, आर ही पूछा है आपसे, ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं। अब यहाँ पे लिखेंगे आर स्क्वायर बराबर देखो 1232 पहले से था इनटू ये दोनों चीज ऊपर जाएगा, इधर से देखिए पहले इसको मैं उधर लेके जाऊंगा तो ये चीजें तो नीचे जाएंगी 22/24, मैं इसको लिख दूंगा 22/24, लेकिन 7 और 3 ऊपर जाएगा तो गुणे 7 गुणे, ये समझ में आया ना मैंने कैसे कर दिया, ठीक है। 22 से कितनी बार में 56 बार, ठीक 24 56 बार में ना, चेक करो जल्दी से, नहीं अभी ऑप्शन नहीं मिलेगा तो रोने लग जाएगा। 56 बार ही होगा, 22 से काट लो, ठीक है ना। देखो आगे देखते हैं, अब इसको हम काट देते हैं कितना 7 को 3 से काट के 3 8 24, 3 कम 3 3 8 8 7 49, मतलब 49 आया है, ये बराबर आर स्क्वायर के, आर बराबर कितना 7 सेंटीमीटर, ठीक है। कैलकुलेशन में भी आपको इसकी पढ़ानी पड़ेगी धीरे धीरे, हम कैलकुलेशन की क्लास कहाँ पे ये ऊपर 7 पर 3 यही चीज कैलकुलेशन में जा रहा है ना, तो 7 और 3 ऊपर चला जाएगा, बराबर उधर जाएगा, और ये 22 और ये 24 नीचे चला जाएगा। चलिए प्रश्न ये है कि यदि एक 12 वर्ष के लड़के को एक नए लड़के से बदलते हैं तो 18 लड़कों की औसत आयु 1.5 वर्ष बढ़ जाती है। नए लड़कों की आयु क्या है, बड़ा आसान प्रश्न है, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। यदि एक 12 वर्ष के लड़के को एक नए लड़के से बदलते हैं तो 18 लड़कों की औसत आयु 1.5 वर्ष बढ़ जाती है। 18 लड़कों की औसत आयु 1.5 वर्ष बढ़ जाती है, और कितने वर्ष के लड़के को हटा के दूसरा लड़का लाया जा रहा है। अच्छा 12 वर्ष का एक लड़का मान लीजिए, 18 लड़के थे, इनका औसत चाहे जो भी रहा, औसत का मतलब समझ रहे हो ना, सबको जोड़ दिया जाए, डिवाइड बाय कितने लोग हैं, तो एक 12 वर्ष का लड़का उसमें से हटा दिया और एक उसके जगह पे दूसरा ला दिया, तो औसत ही पूरा बदल गया। औसत प्रत्येक कितना बढ़ गया भाई, औसत 1.5 वर्ष बढ़ गया। तो मैं आपसे ये जान रहा था कि औसत 1.5 वर्ष बढ़ने का मतलब समझ रहे हो क्या होगा, 18 लोग का वजन 1.5 किलो बढ़ गया, तो 1.5 वर्ष बढ़ गया, ये बात हुई ना। तो देखो 18 पे अगर 1.5 बढ़ गया तो कुल कितना बढ़ गया भैया 27। तो 12 वर्ष के लड़के को तो आपने निकाला था, उसके जगह पे इसको लाया था, तो उसमें बस क्या करिए कि 18 पे 1.5 बढ़ा था 27, इसी में आप 12 जोड़ दीजिए, तो 7 2 9 2 1 कंसेप्ट वाइज समझना है। औसत को पूरा औसत खत्म हो जाएगा, बालिक एवरेज बैटिंग एवरेज औसत में पढ़ाया हुआ है वीडियो में, एक बार उसको देख लेना, नोट मत करना, बस ऐसे ही बढ़ा के देख लोगे ना, स्पीड पर सर 2 वीडियो होगा मैक्सिमम, पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा औसत का, उसी में होगा। इसीलिए मैं बोला था कि आप एक बार देख लो उसको, हर हाल में देखिएगा। नीचे दिया गया पाई चार्ट
कार बनाने की 7 विभिन्न प्रक्रियाओं J1, J2, J3, J4, J5, J7 में लगने वाले समय को कार बनाने में लगने वाले कुल समय के प्रतिशत के रूप में दर्शाता है। एक कार बनाने में कुल 1200 घंटे का समय लगता है एक कार बनाने में। तो ये बोला है कि J1 और J4 प्रक्रियाओं में लगने वाले समय के बीच का अंतर पूछा है। आप हमको ये बताइए, एक कार कंप्लीट बनाने में कितना लगता है? 1200 घंटे। तो 100% एक कार तैयार करने में आपको कितना लग जाएगा? 1200 घंटे। तो 1% का मान कितना हो जाएगा? 12। अब आपसे पूछा है कि J1 और J4 का अंतर, योग नहीं पूछा, योग पूछता तो आप J1 और J4 को जोड़ते इसके परसेंटेज को, अंतर पूछा है। 14 और 8 का अंतर कितना? 6। 6% का मान कितना हो जाएगा? तो 6 का गुणनफल करके तो 6% बराबर 72 घंटे। आगे बात समझ में? तो पाई चार्ट आसान होता है। कभी भी आप इसको कैलकुलेट मत करने शुरू कर देना। पाई चार्ट अगर बना है तो इसका योग हमेशा 100% होता ही है। कभी ऐसा मिलेगा नहीं कि इसका 100% योग 100% ना हो। बिल्कुल परख सकते हैं कि ये 100% के बराबर होगा।